नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ईओ की वैकेंसी में ईओ के पदों को बढ़ा दिया गया है। ईओ के पदों की संख्या पहले 63 थी, जिसमें 27 पद बढ़ाकर अब टोटल पदों की संख्या 90 हो गई है। और ईओ के जो कुल पद 77 थे, वह बढ़कर अब 104 हो गए हैं। हम सबके लिए खुशी की बात है। हम अपनी ईओ की क्लास में योजनाओं की क्लास कर रहे थे और अब तक हम अपने सिलेबस में 8 योजनाओं में से 4 योजनाओं को कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 5वीं योजना प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह योजना भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना की प्रारंभ तिथि के बारे में बात करें तो इस योजना की प्रारंभ तिथि 25 जून 2015 है। और इस योजना की समाप्ति की तिथि की या तारीख की बात करें तो यह मार्च 2022 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन इस योजना को बढ़ाकर अब दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि इसकी प्रारंभ तिथि 25 जून 2015 और समाप्ति की तिथि मार्च 2022 थी, जिसे बढ़ाकर दिसंबर 2024 कर दिया गया है। आगे हम बात करें कि इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो इस योजना को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब हम इस योजना के मिशन के बारे में या उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस योजना का उद्देश्य झुग्गी झोंपड़ी कच्चे घर के वासियों सहित ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी श्रेणियों के पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना या उसमें उनकी सहायता करना है। आगे हम देखें, इस योजना का दूसरा उद्देश्य है गृह ऋण की ब्याज दर पर सब्सिडी उपलब्ध कराना, अर्थात जो होम लोन होता है उसकी जो ब्याज की दर है उस पर सब्सिडी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। आगे हम देखें, कमजोर वर्ग, एससी एसटी ओबीसी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं और ट्रांसजेंडर को इस योजना में वरीयता दी जाएगी। अर्थात इन श्रेणियों में यदि कोई व्यक्ति है और वह इस योजना के लिए अप्लाई करता है तो उस व्यक्ति को इस योजना में वरीयता दी जाएगी। आगे हम इस योजना में बात करें तो इस योजना के अंतर्गत जो घर बनाए जाएंगे या उपलब्ध कराए जाएंगे या व्यक्ति के द्वारा स्वयं बनाए जाएंगे, उन सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली, रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। अर्थात जो भी घर या तो सरकार के द्वारा बनाए जाएं या किसी निजी व्यक्ति के द्वारा बनाए जाएं या फिर किसी निजी भागीदारी के द्वारा बिल्डर के द्वारा बनाए गए, तो उन सभी घरों में ये सुविधाएं होना आवश्यक है। आगे हम बात करें, इस योजना का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वह इस योजना में घर महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर मकान का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अर्थात इस योजना के तहत जो भी घर या मकान होगा वह महिला के नाम पर, अर्थात जो उस घर की महिला सदस्य होगी उसके नाम पर होगा घर का स्वामित्व, या फिर उस घर का स्वामित्व संयुक्त रूप से, अर्थात यदि किसी पुरुष के नाम पर है तो उसमें महिला का नाम भी ऐड किया जाएगा उसके स्वामित्व में, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो इस योजना के तहत जो कार्य किए जाएंगे वो 4 प्रकार से किए जाएंगे, अर्थात इस योजना के 4 कार्य क्षेत्र हैं जिन्हें हम एक एक कर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें ISSR, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट। इसका अर्थ हो जाएगा कि स्लम बस्तियों का निजी भागीदारी से पुनर्विकास। तो अगर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें तो इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत और इस योजना के अंतर्गत जो स्लम बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियों वाली बस्तियां हैं, उन सभी बस्तियों को सरकार किसी निजी बिल्डर से या प्राइवेट बिल्डर से उसकी भागीदारी से उन सभी का रीडेवलपमेंट करवाएगी, अर्थात पुनर्विकास करवाएगी। और इन मलिन बस्तियों में उन बस्तियों को शामिल किया जाएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझें तो कहीं किसी जगह किसी बस्ती में 60 से 70 घर हैं जो कि स्लम एरिया कहलाता है, झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, तो उन सभी घरों को और उस पूरी बस्ती को सरकार किसी निजी बिल्डर को रीडेवलपमेंट के लिए दे सकती है। और उस रीडेवलपमेंट होने के बाद वह घर उस बस्ती में रहने वाले लोगों को सौंप दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। आगे हम बात करें
दूसरा पॉइंट या दूसरा कार्य क्षेत्र है CLSS अर्थात क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। अगर हम इस कार्य क्षेत्र की बात करें तो इस कार्य क्षेत्र के अंदर यदि कोई व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है और उसे होम लोन की आवश्यकता है तो सरकार इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत और इस योजना के अंतर्गत उसे ऋण उपलब्ध कराएगी। और जैसा कि हमने इस योजना के उद्देश्य में शुरुआत में पढ़ा था कि जो होम लोन होंगे उनकी जो ब्याज दर है उनमें सब्सिडी दी जाएगी। तो जो सब्सिडी दी जाएगी वो किस प्रकार होगी, हम यहाँ देखें तो 6 लाख तक के ऋण पर 6.5% ब्याज सब्सिडी मिलेगी, 9 लाख तक के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी, और यदि आपका लोन या ऋण 12 लाख है तो वहां आपको 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। तो यह CLSS कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगला कार्य क्षेत्र है AHP अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इस कार्य क्षेत्र के अंदर यदि राज्य सरकार किसी प्रकार की आवास योजना लेके आती है और उस आवास योजना में जो घर बनाए जाएंगे उन घरों में से यदि 35% घर EWS के लिए आरक्षित हैं तो इस प्रकार की आवास योजनाओं में केंद्र सहायता करेगी। और जो केंद्र सरकार सहायता करेगी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहायता करेगी और प्रति घर के हिसाब से 1.5 लाख रुपए वह राज्य सरकार को या इस आवास योजना के लिए देगी। तो इस प्रकार से पार्टनरशिप के द्वारा या साझेदारी के द्वारा भी अफोर्डेबल हाउस पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। चौथे कार्य क्षेत्र की बात करें DLC बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। तो इस कार्य क्षेत्र में क्या होगा, इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई व्यक्ति स्वयं अपने मकान का या घर का निर्माण कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले यह है कि वह इस योजना के लिए आवेदन करेगा और जो भी वहां का शहरी निकाय होगा अर्थात नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद जो भी होगी, सबसे पहले वह उसके आवेदन करने के पश्चात उसके घर या मकान की जांच करेगी और मान्य होने पर उसको केंद्र सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध करा दी जाएगी, जिस राशि के माध्यम से वह अपने घर का निर्माण कर सकता है। तो इस योजना के तहत हमने चारों कार्य क्षेत्रों को समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ चारों कार्य क्षेत्र आपको समझ में आए होंगे। आगे हम इस योजना में देखें तो हमने इस योजना के 4 कार्य क्षेत्रों को पढ़ा। उन 4 कार्य क्षेत्रों में इस योजना के CLSS कार्य क्षेत्र को छोड़कर मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है। हमने जिन 4 कार्य क्षेत्रों को पढ़ा उनमें से CLSS को छोड़कर बाकी के 3 कार्य क्षेत्र केंद्र प्रायोजित योजना है। अब हम यहाँ नीचे देखेंगे कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना में क्या अंतर है। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना होती हैं उनमें जो बजट या वित्त पोषण होता है वह 100% केंद्र के द्वारा किया जाता है तथा उस संपूर्ण योजना का क्रियान्वयन केंद्र के द्वारा किया जाता है। अब हम देखें केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में। तो केंद्र की जो प्रायोजित योजना होती हैं उसमें निश्चित प्रतिशत वित्त पोषण राज्य के द्वारा किया जाता है और क्रियान्वयन राज्य के द्वारा किया जाता है। आप इसे इस प्रकार समझिए कि जो केंद्र प्रायोजित योजना है उन योजनाओं में जो वित्त पोषण किया जाएगा या उन योजनाओं में जो बजट लगाया जाएगा उसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है तथा कुछ हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और उस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे हम इस योजना से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में देखेंगे। इस योजना में अब तक स्वीकृत घरों की संख्या 122.69 लाख और जमींदोज घर अर्थात जिन घरों की नींव रखी जा चुकी है उन घरों की संख्या 107.02 लाख और जिन घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है उनकी संख्या 67.01 लाख। और इस योजना का कुल बजट की बात करें तो इस योजना का कुल बजट 8.31 लाख करोड़ है। और एक फैक्ट ये याद रखें आप कि इस योजना की जब शुरुआत की गई थी तो उस शुरुआत में 9 राज्यों के 305 नगर व कस्बों को चिन्हित किया गया था जिनमें घरों का निर्माण किया जाना है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे हम देखें तो इस योजना में एक पोर्टल भी उपयोग में लिया जा रहा है जिसका नाम है CLAP क्लैप। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी CLSS आवास पोर्टल। इस पोर्टल पर केंद्रीय एजेंसियां, ऋण देने वाले संस्थान, नागरिक और लाभार्थी सभी एक ही मंच पर रहते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक और लाभार्थी सब्सिडी इत्यादि की जानकारी कर सकते हैं और आवेदन इत्यादि की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं ARHC
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। यह इस प्रधानमंत्री आवास योजना की एक उपयोजना है जिसका उद्देश्य किफायती दर पर किराए पर आवास उपलब्ध कराना है। तो इस उपयोजना के अंतर्गत क्या होगा कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंगों का निर्माण किया जाएगा जिनको किफायती दर पर या कम रेट पर वहां काम करने वाले श्रमिकों, मजदूरों इत्यादि को किराए पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। एक सामान्य जानकारी आप और याद रखिए, हमने इस योजना में पढ़ा ईडब्ल्यूएस के बारे में। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक कमजोर वर्ग। तो इसकी जो परिभाषा है वह यह है कि अधिकतम 3 लाख वार्षिक पारिवारिक आय, अर्थात जिस परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपए है वह ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आएंगे। नीचे हम देखें LIG, लोअर इनकम ग्रुप, निम्न आय समूह, इसकी अधिकतम वार्षिक जो पारिवारिक आय है वह 6 लाख होनी चाहिए। और MIG, मिडिल इनकम ग्रुप, मध्यम आय समूह, इसकी अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 18 लाख होगी। तो यह MIG के अंतर्गत आएंगे। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में बताई गई योजना आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कोई भी पॉइंट इस योजना से संबंधित यदि छूट गया है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।